हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पवन स्टडी में। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ अमल शार व लवन लेसन है अपना, उसकी एक वन शॉट वीडियो जिसके अंदर अपने कुछ ही समय के अंदर ये लेसन है वो पढ़ने वाले हैं, पूरा का पूरा चैप्टर करने वाले हैं। तो लेसन का नाम है अपना अमल शार व लवन। तो अमल शार व लवन, तो अमल और शार की बात कर लेता हूँ मैं सबसे पहले कि जो अमल होता है वो क्या होता है और शार है वो क्या होता है। ठीक है, अमल या अपने बोल देते हैं इसको शार को बोल देते हैं। यदि मैं अमल व शार के बीच में अंतर की बात करूँ तो अपना अमल अमल होता है वो, यदि मैं उसमें स्वाद की बात करूँ तो अमल स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। अमल स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। तो वैसे ही ये शारक होता है, ये स्वाद में क्या होता है अभी, कड़वा होता है। स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। फिर ये स्वाद में खट्टा होता है, ये स्वाद में कड़वा होता है। ये क्या करता है, जो नीला लिटमस पत्थर होता है, क्या नीला लिटमस पत्थर, ये नीले लिटमस पत्थर को क्या कर देता है, लाल कर देता है, लाल कर देता है। जबकि जो अपना क्षार है वो क्षारक होता है, वो क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, अभी नीला कर देता है, नीला कर देता है, नीला कर देता है। ठीक है, फिर मैं करूँ इसकी बात किसके अंदर, अमल को जलीय विलीन के अंदर। तो जलीय विलीन के अंदर जो अमल होता है वो क्या देता है अपने को, H+ आयन देता है। जबकि जलीय विलीन के साथ में जो अपना क्षारक होता है वो क्या देता है, OH- आयन है वो देता है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं इसके, जैसे इसका क्या होता है, HCl, जिसे अपने बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, NaCl हो गया। ठीक है, और इसके अंदर अपना आ जाता है H2SO4 आ गया, और इसी के अंदर अपने पास आ जाता है C6H8, जिसका नाम होता है सिट्रिक अम्ल। क्या होता है भाई, सिट्रिक अम्ल। ठीक है, तो ये अपने के पास क्या होते हैं भाई, सारे के सारे अम्ल है वो होते हैं। यदि और भी इसके एग्जांपल लिखने में चाहूँ तो CH3COOH, ये क्या होता है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड है इसका नाम है वो होता है। इधर मैं क्षारक की उदाहरण की बात करूं, यदि मैं क्या करूं, क्षारक के एग्जांपल की बात करूं तो अपना एक क्षारक होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सबसे अच्छा अपना क्या रहता है, क्षारक रहता है। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक अच्छा क्षारक है। NH4OH, यानी कि ये अपना हो जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसे क्या बोला जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये होता है अपना अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये होता है अपने अम्ल, क्षारक और लवण। तो बात अंतर की हो चुकी कि अम्ल व क्षारक के बीच में मैंने क्या कर लिया है, अंतर को क्या कर लिया, स्पष्ट है वो कर चुके हैं। तो आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर मैंने एक बात लिखी है, क्या, क्षारक। क्या लिखे कि क्षारक क्या होते हैं, तो क्या होते हैं, जो क्षारक क्या होते हैं, जल में पूर्ण रूप से क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। जो जल के अंदर क्या होते हैं, पूर्ण रूप से घुलनशील होते हैं, वो अपने क्या कहलाते हैं, अभी क्षार कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, क्षार है वो कहलाते हैं। फिर इसके आगे अपना टॉपिक आता है सूचक का, कि अभी उन्होंने जांच किया कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है। तो इसकी जांच है हम किस प्रकार से कर सकते हैं, कि अम्ल व क्षार की जांच किस प्रकार से की जाती है। तो इसका आता है सूचक। क्या होता है, सूचक। तो सूचक नाम से पता चल रहा है अपने को कि सूचक है वो क्या होता है, सूचक यानी कि सूचना देने वाला। क्या सूचना देने वाला, सूचना देने वाला
कि अमल व क्षार की सूचना देने वाले को क्या कहते हैं अपने, अमल व क्षार की सूचना देता है अपने को, उसे अपने बोल देते हैं क्या, सूचक बोल देते हैं। कि जब माना कोई आपको कोई विलेन दिया हुआ है, किसी विलेन में है ना, कि किसी विलेन में अमल व क्षार, किसी विलेन में अमल व क्षार की उपस्थिति को प्रदर्शित करने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है, सूचक कहा जाता है। किस प्रकार से अपने को ये दे सकता है, सूचक है पता, जैसे रंग से पता दे सकते हैं, यानी कि रंग में बदलाव करके, रंग में क्या करके, बदलाव करके। फिर इसके अंदर दो नंबर हो गया अपने सूचक होता है, वो क्या करता है, वे उसके गंध में परिवर्तन कर देते हैं। किसमें परिवर्तन कर देते हैं, गंध में परिवर्तन कर देते हैं। गंध में परिवर्तन करके भी अपने को जो अपना सूचक होता है वो पता है वो दे देता है। ठीक है, तो ये था अपनी सूचक की बात। तो सूचक जो मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, अभी अपने 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के सूचक होते हैं। पहला होता है अपना प्राकृतिक सूचक। कौन सा, प्राकृतिक सूचक। दूसरा होता है कौन सा, कृत्रिम सूचक। और तीसरा होता है अपना गंधीय सूचक। कौन सा, गंधीय सूचक। ठीक है, तो अभी पढ़ते हैं अपने एक एक करके सभी को कि प्राकृतिक सूचक है वो किस प्रकार से अपने यहाँ वो होते हैं। तो बात करता हूँ किसकी, प्राकृतिक सूचक की। कि प्राकृतिक सूचक है वो क्या होते हैं। प्राकृतिक सूचक जो क्या किसके द्वारा, प्रकृति के द्वारा निर्मित है। वो सूचक जो किसके द्वारा, प्रकृति के द्वारा निर्मित। जैसे प्रकृति के द्वारा, जैसे कम अपने पेड़ पौधे हो गए, तो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, अपने वो क्या करते हैं, अमल व क्षार के अंदर इसकी की प्रकृति को बता देते हैं कि कौन अमल है और कौन क्षार है। तो सबसे पहले बताते हैं कि प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं, पौधों से प्राप्त, जो क्या होते हैं, पौधों से प्राप्त सूचक। पौधों से प्राप्त जो भी सूचक को क्या कहते हैं, अपने प्राकृतिक सूचक कहते हैं। सूचक को क्या बोल देते हैं, प्राकृतिक सूचक कहते हैं। तो पौधों से प्राप्त सूचक मतलब एग्जाम्पल के लिए, जैसे उदाहरण के लिए मैं देख सकता हूँ, सबसे पहले मैं देखता हूँ लिटमस पत्थर। किसका, लिटमस पत्थर। लिटमस पत्थर तो अम्ल की उपस्थिति में क्या होता है और क्षार की उपस्थिति में क्या होता है। तो अम्ल होता है वो क्या कर देता है, अम्ल, तो इसको याद रखने के लिए आप याद रखना किसको, अनिल को, और इधर छालनी को याद रखना। इधर किसको याद रखना, छालनी को। तो यहाँ से अपने को पता चलेगा कि जो अम्ल होता है, लिटमस पत्थर जब क्या होता है, अम्ल के संपर्क में आता है तो ये क्या होता है, नीले को लाल कर देते हैं। मतलब क्या हो जाएगा, ये लाल हो जाएगा। ठीक है, तो क्षार की बात करूं तो क्षार जब क्या होता है, लाल लिटमस पत्थर को जब भी इसके अंदर डाला जाता है, किसके अंदर, क्षार के अंदर डाला जाता है, तो ये क्या कर देगा, उसको नीला बना देगा। उसे क्या कर देगा, उसके कलर को क्या कर देगा, नीला कर देगा। ठीक है, नीला कलर कर देगा, और इधर ये क्या कर देगा, इसको लाल कलर बना देगा। तो लिटमस पत्थर, यदि मैं एक बात करूं कि इसके अंदर यदि जो लिटमस पत्थर है, इसके अंदर यदि मैं क्या करूं, लाल लिटमस पत्थर को डालूं, लाल को डालने पर, अम्ल के अंदर यदि मैं क्या करूं, लाल लिटमस पत्थर को डालने पर क्या हो जाता है, कोई परिवर्तन है वो नहीं होता, उसके कलर में कोई भी परिवर्तन है वो नहीं होता, इसके कलर में कोई परिवर्तन होता है। तो ऐसे ही इधर क्या करता हूँ, नीले को डालता हूँ, नीले को डालने पर
कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो दूसरा बात करता हूँ, यदि 2 नंबर की बात करूँ तो मैं 2 नंबर में अंदर लेता हूँ हल्दी। क्या होती है? अपनी जो हल्दी होती है, तो हल्दी जो अपना हल्दी का जब जलीय विलयन होता है, तो हल्दी का जलीय विलयन मतलब हल्दी के अंदर क्या क्या है, अपने जल के अंदर क्या लेते हैं, हल्दी को डाल लेते हैं, तो उसका कलर क्या होता है? पीला होता है। पीला क्यों होता है? पीला का मतलब क्या होता है कि वो क्या होता है, हल्दी होता है वो अपना क्या होता है, अम्लीय होता है। तो अम्लीय के साथ में इसका कोई भी परिवर्तन है वो नहीं होता है, मतलब समान परिवर्तन रहता है, यानी कि नो चेंज, कोई भी परिवर्तन है वो नहीं आता है। जब अपने ये जैसे ही ये हल्दी का है वो क्या हो जाता है, क्षारक की उपस्थिति में आता है। किसकी उपस्थिति में आता है? क्षारक की उपस्थिति में आता है, तो वो क्या हो जाता है, उसके कलर को क्या कर देता है, लाल कर देते हैं। उसके कलर को क्या कर देता है, भी लाल है वो कर देता है। तो इस प्रकार से अपना पढ़ा है अपनों ने प्राकृतिक सूचक, ये अपने प्राकृतिक सूचक को पढ़ लिया है। तो अभी पढ़ेंगे किसका, इसके कृत्रिम सूचक को। कृत्रिम सूचक आगे उन्होंने प्राकृतिक पढ़ा है, अभी पढ़ते हैं किसको, कृत्रिम सूचक को। कृत्रिम सूचक कौन से, कृत्रिम कौन से होते हैं, जो क्या है, मानव निर्मित है, जो क्या होते हैं, मानव निर्मित। कृत्रिम मतलब क्या होते हैं, जो मानव निर्मित सूचक होते हैं, वो अपने क्या हो जाते हैं, भी कृत्रिम सूचक हो जाते हैं। मानव निर्मित, तो मानव निर्मित जैसे किसके द्वारा, रसायनों के द्वारा, रसायनों के द्वारा, रसायनों के द्वारा निर्मित सूचक, सूचकों को क्या बोला जाता है, कृत्रिम सूचक कहते हैं। ठीक है, कृत्रिम सूचक है वो कहते हैं। तो उदाहरण की बात करूं तो उदाहरण के लिए जैसे मैं बात करता हूं किसकी, फिनोफ्थिलीन की। उदाहरण नंबर 1 किसकी, फिनोफ्थिलीन। फिनोफ्थिलीन, फिनोफ्थिलीन क्या होता है, और दूसरा एग्जाम्पल होता है मेरे पास मेथिल ऑरेंज। दूसरा क्या होता है, अभी मेथिल ऑरेंज। तो जैसे ही क्या बात करते हैं वैसे ही यदि अम्ल होता है और क्षार होता है तो क्या होता है, जब फिनोफ्थिलीन होता है वो क्षार के साथ में, जब फिनोफ्थिलीन किसके साथ में, क्षार के साथ में होता है, तब क्या होता है, जब फिनोफ्थिलीन को क्षार के साथ में होता है तो इसका कलर कैसा हो जाता है, अभी हल्का गुलाबी कलर हो जाता है। किसका, फिनोफ्थिलीन का। फिनोफ्थिलीन का कलर कैसा हो जाता है, हल्का गुलाबी कलर हो जाता है। यदि अम्ल के साथ में करते हैं तो इसके अंदर कोई भी परिवर्तन है वो नहीं होता। क्या नहीं होता, भी कोई परिवर्तन है वो नहीं होता। यहाँ इसके अंदर क्या रहता है, ये समान ही गुण को प्रदर्शित है वो करता है, तो समान गुण इसके अंदर होते हैं। फिर ऐसे ही बात करता हूँ मैं किसकी, मैं बात करता हूँ आगे मेथिल ऑरेंज की। मेथिल ऑरेंज की बात करते हैं, तो मेथिल ऑरेंज की जैसे ही मैं किसके साथ में, क्षार के साथ में, जब मेथिल ऑरेंज की किसके साथ में, भी क्षार के साथ में जब क्रिया होती है तो ये क्या हो जाता है, लाल गहरे रंग का, गहरे लाल रंग का हो जाता है। क्षार के साथ में ये क्या हो जाता है, लाल कलर का हो जाता है, गहरे लाल रंग का, गहरे लाल रंग का हो जाता है। कौन, ये मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज को जब किसके ऊपर, जो क्षार के ऊपर जैसे ही उसको डाला जाता है तो वो क्या हो जाता है, लाल कलर का है वो हो जाता है। तो यदि अम्ल की बात करूं तो अम्ल के साथ, अम्ल के सॉरी यस ये क्या होता है, अम्ल के साथ में गहरे लाल रंग का होता है। इसके साथ में गहरे लाल रंग का, गहरे लाल रंग का हो जाता है। जबकि ये क्षारक के साथ में, जबकि ये क्षारक के साथ में कैसा कलर को प्रदर्शित करता है, पीले कलर को प्रदर्शित करता है, पीला रंग। पीला रंग को क्या करता है, ये प्रदर्शित है वो करते हैं। फिर आगे अपना कृत्रिम सूचक पढ़ लिया उन्होंने। अभी कृत्रिम सूचक के बाद अपने पढ़ने वाले हैं इसके बाद आगे इसका कौन सा,
कौन सा है अभी? गंधीय सूचक। कौन सा आता है आगे? गंधीय सूचक आता है अपना। तो गंधीय सूचक है वो क्या होते हैं? गंधीय सूचक। तो गंधीय सूचक नाम से पता चल रहा है, जिससे क्या हो अपने को गंध से पता चल रहा है। इसकी क्या होता है अभी? गंध से। जिन सूचक की गंध अम्लीय है, जिन सूचक की गंध अम्लीय व क्षारीय, जिन जो सूचक की क्या होती है गंध क्या होती है अम्लीय और क्षारीय माध्यम से परिवर्तित होती है। माध्यम से क्या होती है? परिवर्तित होती है या बदल जाती है, उसे अपने क्या बोल देते हैं? गंधीय सूचक है वो बोला जाता है। तो उदाहरण के लिए मैं बात करूं, जैसे कि अम्ल के साथ में और क्षार के साथ में, वैसे ही इसके अंदर भी पढ़ने वाले हैं अपने। तो सबसे पहले आता है प्याज का रस। लेते हैं किसका? प्याज का रस। तो प्याज का रस जब भी अपने क्या करेंगे, जब उसको प्याज के रस को किसके साथ में? अपने अम्ल के साथ में क्या हो जाता है? प्याज के रस को जब अम्ल के साथ में जब क्रिया होती है तो ये क्या हो जाता है? तीव्र गंध वाला हो जाता है। क्या हो जाता है अभी? तीव्र गंध वाला हो जाता है। मतलब तीव्र इसकी गंध है वो तीव्र हो जाती है, तीव्र गंध वाला हो जाता है। और क्षारक की उपस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्षारक की उपस्थिति में इसके अंदर कोई भी परिवर्तन है वो नहीं होता है। फिर 2 नंबर बात करते हैं अपने किसकी? वेनिला आइसक्रीम का। वेनिला जो आइसक्रीम होती है ना, आइसक्रीम, उसके अंदर देखो वेनिला जो आइसक्रीम होते हैं उसके अंदर जो अम्ल होता है, अम्ल के साथ में जैसे करते हैं तो वो समान रहती है। समान का मतलब यहाँ पर क्या है? समान का मतलब जैसी वेनिला है वैसा ही अपने को टेस्ट है उसका मिलता है। लेकिन जब वो क्या हो जाता है? क्षार की उपस्थिति में आता है। जब वो क्या होता है? क्षार की उपस्थिति में आता है तो उसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आता। तो ये भी सेम का सेम क्या हो जाएगा? ये सेम है वो हो जाता है। मतलब उसके अंदर कोई भी परिवर्तन है वो नहीं आता है। फिर 3 नंबर इसी के अंदर बात करने वाला हूं मैं लौंग के तेल की। किसके? लौंग के तेल की। लौंग के तेल की बात करते हैं। लौंग के तेल की तो अम्ल के साथ में वही ये भी क्या करता है? समान अपना व्यवहार प्रदर्शित करता है, यानी कि समान व्यवहार जैसा उसका क्या होता है? गंध होती है, वैसे ही गंध ये क्या करता है? अपने को बताता है। जबकि जैसे ही ये क्या करता है? इसके संपर्क में आता है तो ये भी क्या हो जाता है? सेम, यानी कि उसके अंदर कोई भी परिवर्तन है वो नहीं होता है। तो आपने यहाँ एक चीज देखी है कि जब गंधीय सूचक का पता लगाते हैं तो गंधीय सूचक का जब भी पता लगाया जाता है तो किससे पता लगाया जाता है? उसके अंदर अम्ल को डालकर या उसके ऊपर डालकर या अम्ल को उसके साथ में मिलाकर ही अपने क्या कर सकते हैं? गंधीय सूचक के बारे में उसे पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो फिर आगे देखो अपना आगे का टॉपिक सूचक आपने अच्छे से पढ़ लिया है। अभी अपना आगे का टॉपिक है वो क्या है? आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपने क्या? अपने अम्ल व क्षार के साथ रासायनिक गुण। अम्ल व क्षार के रासायनिक गुण। अम्ल व क्षार के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है? रासायनिक गुणों से मतलब हो जाता है कि ये जो अम्ल होते हैं वो धातु के साथ में क्या क्रिया करते हैं। जब धातु के साथ में इनकी क्रिया होती है तो क्या होता है? तो अम्ल की क्या करते हैं? धातु के साथ क्रिया। सबसे पहले देख लेते हैं कि अम्ल की जब धातु के साथ में जब क्रिया होती है, धातु के साथ क्रिया, और यहाँ देखो क्षार की धातु के साथ, क्षार की धातु के साथ में विक्रिया, ये दोनों की तरफ तो हमें पढ़ने वाले हैं। तो जब क्या होता है? अम्ल प्लस
क्या होता है, जब अम्ल की धातु के साथ में अभिक्रिया होती है तो अपने पास हमेशा ही क्या बनते हैं, लवण। क्या बनता है अभी, लवण प्लस H2 गैस है वो निकलती है। ठीक है, तो अम्ल की बात करूं तो सबसे अच्छा अम्ल अपने पास HCl होता है, प्लस धातु की बात करूं तो क्या होता है अपने पास Na, सोडियम धातु है, और फिर जैसे ही इसकी अभिक्रिया होती है तो NaCl और H2 हमारे पास मिल जाता है। ये अपना अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए मैंने यहाँ कर दिया, इसके अंदर तो लगा दिया, तो यहाँ पर ये क्या हो गया अपना अम्ल की धातु के साथ में अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो अम्ल की धातु के साथ में अभिक्रिया, तो वैसे ही क्या होता है, क्षार की जब धातु के साथ अभिक्रिया होती है तो क्षार प्लस धातु, क्षार प्लस धातु, तो क्या होता है, यहाँ भी क्या बनते हैं, धात्विक लवण बनते हैं। क्या बन जाते हैं, लवण प्लस क्या बनते हैं, H2 बनते हैं। लवण कौन से बनते हैं, लवण धात्विक लवण बनते हैं। यहाँ पर कौन से लवण बनते हैं, धात्विक लवण है वो बनते हैं। तो क्षार की अभिक्रिया जैसे अपने NaOH लेता हूँ, प्लस धातु मेरे पास जैसे क्या होती है, जिंक धातु ले लो, तो जिंक धातु की जैसे ही मैं क्या करता हूँ, अभिक्रिया करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास क्या बन जाएगा, ZnO 2ZnO प्लस H2। तो यहाँ पर दो अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए H2 यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, और ये अपने पास क्या हो जाता है, अभी इसकी अभिक्रिया है वो बन जाती है। तो ये क्या है अपना ZnOH प्लस क्या निकल गया इसके अंदर, H2 है वो निकल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया अपनी होती है संपर्क। तो पता लगा कि अम्ल की जब अम्ल व क्षार के रासायनिक गुणों का मतलब अम्ल की जब धातु के साथ अभिक्रिया होती है और क्षार की जब धातु के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या होता है कि जब अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया होती है तो लवण प्लस जल बनते हैं, जिससे उन्होंने एक अभिक्रिया दिखाई है। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल है अपने ले सकते हैं। तो ऐसे ही इधर भी अपने इसके काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं, अपने आसानी से क्या कर सकते हैं, भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करना है अपने को, अम्ल के साथ में देख लिया, तो क्या करना है अपने को, अभी ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या हो रही है, जो ये हाइड्रोजन गैस निकल रही है, अभी इसका परीक्षण किस प्रकार से किया जाए कि जब धातु के साथ में क्या मिलाया जाता है, जब अम्ल को मिलाया जाता है ना, तो क्या निकलती है कि हाइड्रोजन गैस है वो क्या होती है, निकलती है। तो इसका परीक्षण है वो किस प्रकार से किया जाता है, तो इसके परीक्षण की बात करते हैं कि ये हाइड्रोजन है जिसका परीक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपना आगे का टॉपिक आता है हाइड्रोजन गैस का परीक्षण। किसका, हाइड्रोजन गैस का परीक्षण। हाइड्रोजन गैस का परीक्षण है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो हाइड्रोजन गैस का परीक्षण है जब अपने क्या करते हैं, मानो कोई भी एक क्या लेते हैं, किसी भी अम्ल के साथ में, जब अम्ल के साथ में क्या होता है, किसी भी मानो कि जिंक धातु की मैं अभिक्रिया करवाता हूँ तो क्या बनता है मेरे पास ZnCl, Zn प्लस Cl माइनस, और यहाँ पर ये क्या है, जो हाइड्रोजन निकलती है, यहाँ पर ये क्या हुआ, जो हाइड्रोजन निकली है। तो इसके लिए मेरे को एक अपने बुक के अंदर दिखाया गया है, उसी को मैं समझा देता हूँ आपको कि कुछ इस प्रकार से क्या है, ये कोई एक स्टैंड है और इस स्टैंड के ऊपर मैंने क्या लगाया है, एक बत्ती लगाई है और इसके अंदर विलेन किसका डाला है, HCl प्लस Zn का विलेन डाला है। तो इसके ऊपर कॉर्क लगा के मैं कुछ इस प्रकार से क्या करता हूँ, यहाँ पर एक पात्र डाल देता हूँ और इस पात्र के अंदर मैंने क्या डाला है, साबुन का पानी डाला है। क्या डाला है अभी, साबुन का पानी डालता हूँ। जब इसे क्या करता हूँ, थोड़ा हीट करता हूँ, इसे क्या करता हूँ, थोड़ा हीट करता हूँ, तो इसके अंदर से क्या होती है, ऑक्सीजन क्या होती है, निकलती है, गैस है वो निकलती है और इस पाइप के द्वारा क्या होती है, इस पात्र के अंदर चली जाती है। तो जैसे ही इस पात्र के अंदर हाइड्रोजन गैस चलती है तो यहाँ से क्या होती है, कुछ बुलबुले हैं, क्योंकि ये साबुन का पानी है, साबुन के पानी के अंदर से क्या निकलेंगे, बुलबुले निकलेंगे। तो इन बुलबुलों के पास में मैं जैसे ही कोई क्या करता हूँ, मोमबत्ती लेके आता हूँ,
जलती हुई मोमबत्ती लाता हूँ, जलती हुई क्या लाता हूँ, मोमबत्ती लाता हूँ। तो मोमबत्ती क्या करती है, मोमबत्ती जैसे ही ये इस बुलबुले के संपर्क में आता है तो ये बुलबुला कुछ क्या होता है, फटफट की ध्वनि से क्या होता है, फटता है। फटफट की ध्वनि से ये क्या होता है, फटता है। तो ये ही इसे अपने क्या है, फ्रिक्शन से समझ सकते हैं कि जब हाइड्रोजन गैस के निहित जो परखनली के द्वारा जब क्या कहता है, हाइड्रोजन गैस को एक निहित परखनली के द्वारा साबुन के पानी के अंदर डाला जाता है, तो वहां से क्या होते हैं, बुलबुले उठते हैं। और उन बुलबुलों के पास में यदि मैं क्या करता हूँ, मोमबत्ती को लेकर आ जाता हूँ, तो वो मोमबत्ती है उसके साथ में आकर के हाइड्रोजन गैस जैसे ही उसके पास में आता है तो वो फट की ध्वनि से क्या हो जाता है, फट जाता है, या पॉप की ध्वनि से बोला जाता है। किसकी ध्वनि है अभी, पॉप की ध्वनि से क्या होता है, फटते हैं। तो इस प्रकार से अपने क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन का परीक्षण है वो कर सकते हैं आसानी से। तो अपना आगे का टॉपिक आता है आगे। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन गैस का हमने पढ़ लिया है। तो हाइड्रोजन गैस के बाद आपको मैं बताने वाला हूँ इसके अम्ल की, जब धातु कार्बोनेट के साथ विक्रिया या धातु बाइकार्बोनेट के साथ में विक्रिया, अम्ल की किसके साथ में, धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, धातु बाइकार्बोनेट के साथ में विक्रिया होती है तो क्या होता है। तो बात करते हैं धातु या अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ विक्रिया क्या करते हैं, अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ में विक्रिया में करता हूं। जब अम्ल की विक्रिया किसके साथ में होती है, धातु कार्बोनेट के साथ में होती है। किसके साथ में होती है, धातु कार्बोनेट के साथ में होती है। तो अपने को क्या मिलते हैं, लवण। क्या मिलता है, लवण मिलता है, प्लस CO2 गैस मिलती है, और प्लस क्या मिलते हैं अपने को, जल मिलता है। प्लस अपने को क्या मिलता है, जल मिलता है। एग्जाम्पल के लिए वही मैं देता हूँ, अम्ल है वो अपना क्या, HCl। धातु कार्बोनेट क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, अपना सोडियम डाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। तो Na2HCO3 ये क्या है अपना, धातु का कार्बोनेट है। धातु कार्बोनेट के साथ में जैसे ये विक्रिया होती है तो ये क्या बन जाएगा, Na2 है, ये क्या बना देगा, NaCl बना देगा, 2NaCl प्लस CO2 प्लस क्या बना अपने पास जल का निर्माण है वो कर देता है। ठीक है, पता लगा कि जब धातु कार्बोनेट के साथ में क्या होती है, इसकी विक्रिया होती है, किसकी, अम्ल के साथ में जब धातु कार्बोनेट के साथ विक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण प्लस जल और प्लस क्या बना देता है अपने पास, गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देते हैं। यानी कि ये क्या बना दिया अभी यहाँ पर, लवण का निर्माण कर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस ये जल का निर्माण कर दिया। ये क्या होता है अपना धातु कार्बोनेट। धातु कार्बोनेट हो गया। फिर ये HCl का पूरा नाम होता है अभी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या अपने बोल देते हैं इसे सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं अभी, सल्फ्यूरिक एसिड इंग्लिश में नाम इसका होता है। ठीक है, तो ये पता लग गया अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ में विक्रिया अपने करवा कर है वो देख लिया है। धातु बाइकार्बोनेट के साथ अम्ल प्लस धातु बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के साथ में विक्रिया होती है तो भी क्या बनते हैं, लवण प्लस CO2 प्लस क्या बना देता है, ये जल है वो बना देता है। तो अम्ल के साथ में वही विक्रिया अपने को करवानी है इसके साथ में, जैसे NaHCO3 के साथ में विक्रिया होती है तो वही ये क्या बनाते हैं, NaCl बनाते हैं प्लस CO2 बनाते हैं प्लस जल का निर्माण है वो कर देते हैं। ये धातु अपना बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इसे बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर Na2CO3 यहाँ पर धातु कार्बोनेट है और धातु
धातु ये हाइड्रोकार्बोनेट क्या हो जाता है अपने पास, इसका निर्माण है वो कर देते हैं। तो यहाँ पर अम्ल की धातु क्या होता है, धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया उन्होंने करवा ली है। तो अब बात करते हैं अपने किसकी, क्षार की। क्षार है वो धातु के साथ में अभिक्रिया करता है या नहीं करता है। तो क्या करता हूँ कि क्षार है, क्षार की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया है, धातु भाई कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया है वो धातु या किसके साथ में, धातु भाई कार्बोनेट के साथ। तो जब क्या होती है, क्षार की धातु या भाई कार्बोनेट के साथ में क्रिया क्या होती है, वो नहीं होती है, अभिक्रिया है वो नहीं होती है। क्षार के साथ में धातु कार्बोनेट की या धातु भाई कार्बोनेट की कोई भी अभिक्रिया है वो नहीं होती है, क्योंकि ये क्या होते हैं, अपरिवर्तनीय या क्या होते हैं, ये जल में अघुलनशील होते हैं, जल में क्या होते हैं, घुलनशील नहीं होते। क्या होते हैं कि ये जल में घुलनशील है वो नहीं होते हैं। इसकी वजह से क्या हो जाता है, क्षार है वो क्या हो जाते हैं, धातु बाई कार्बोनेट या धातु कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया है वो नहीं करता है। तो बात करते हैं अपने किसकी, धातु कार्बोनेट की। तो इसी के अंदर से एक आपको बता देता हूँ कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, थोड़ा टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो आया हुआ है कि जैसे CO2, जो CO2 गैस है उसकी उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में CO2 में जब चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं, जब CO2 में चूने के पानी को प्रवाहित करते हैं तो वह क्या हो जाता है, दुधिया हो जाता है, उसका कलर कैसा हो जाता है, अभी दुधिया कलर हो जाता है, उसका दुधिया रंग है वो रंग हो जाता है। क्यों हो जाता है, इसका कारण देखो कि जब क्या होती है, किसके साथ में, चूने का पानी, चूने का पानी मतलब क्या होता है, चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 को जैसे ही अभिक्रिया CO2 के साथ में होती है तो ये कैल्शियम है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये बना लेते हैं अपना कैल्शियम कार्बोनेट। किसका निर्माण कर देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल का निर्माण कर देते हैं। ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट जो कि क्या होता है, जल में अघुलनशील होता है, जल में क्या होता है अभी, अघुलनशील है वो होता है। ये क्या हुआ अपना, चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी हो जाता है। तो यहाँ तक आपको आशा करता हूँ अच्छा समझ आया होगा। और इसके बाद आगे अपने पढ़ने वाले हैं किसको, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं किसकी, अम्ल और क्षार की, किसकी, अम्ल व क्षार की एक साथ जब अभिक्रिया होती है, अम्ल व क्षार की एक साथ अभिक्रिया, अम्ल व क्षार की जब एक साथ अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, जब क्या करता हूँ, अम्ल प्लस क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, तो अपने पास क्या बना लेते हैं, लवण प्लस जल बना लेते हैं, लवण प्लस क्या बना लेते हैं, जल बना लेते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल की बात करूं तो HCl प्लस NaOH, ये एक बढ़िया क्षार है और बढ़िया लवण है। तो यहाँ पर किसका निर्माण हो जाता है, NaCl प्लस क्या है, H2O बन जाता है। तो इस अभिक्रिया को अपने बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया के अंदर होता ये है कि जो अम्ल है और क्षार है वो क्या कर देते हैं, आपस में जब भी क्या होते हैं, इनकी अभिक्रिया होती है तो ये क्या कर देता है, एक दूसरे के क्या आता है कि जब लिख ही लेता हूं मैं कि जब अम्ल व क्षार की
अभिक्रिया होती है तो जब अम्ल व क्षार की अभिक्रिया होती है तो यह एक दूसरे क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते, एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, भी नष्ट कर देते हैं। उसे अपने बोलते हैं क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया है वो कहा जाता है। अभिक्रिया कहते हैं तो अभिक्रिया अपने ऊपर बता दी है कि जब क्या होता है HCl की अभिक्रिया किसके साथ में, NaOH के साथ में करवाई जाती है, या कोई भी अपनी एक अलग कोई भी अपनी अम्ल है वो लेकर के इसकी अभिक्रिया को अपने प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे मैं करता हूँ एक अभिक्रिया है, जैसे किसकी अभिक्रिया करते हैं, जैसे अपने अभी एक पढ़ते थी पीछे क्या पढ़ा था अपना अम्ल और क्षार के बारे में कि अम्ल होता है वो जैसे कि H2SO प्लस KOH की अभिक्रिया होता है, ये भी क्या है, एक क्षार है, और ये क्या होता है, लवण होता है। तो जब KOH की अभिक्रिया करवाता हूँ, इसके साथ में करवाता हूँ तो लवण बनना चाहिए और प्लस H2O बनता है। तो लवण क्या बनेगा अपने पास, कैल्शियम पोटेशियम हाइड्रो K2SO4 बना देता है। K2SO4 अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए 2 अणु ऑक्सीजन के ले लो और K2SO4 ये क्या बना देते हैं अपने पास, पोटेशियम सल्फेट बना देते हैं, पोटेशियम सल्फेट बना देता है किसके रूप में, लवण है, ठीक है। और ये क्या है अपने पास, जल है, और यहाँ पर H2SO4 यहाँ पर अभिक्रिया को पूर्ण कर दिया H2SO4। तो यहाँ पर ये क्या होता है अपना अम्ल है, ये इसे अपने बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट या हाइड्रोजन सल्फेट। ये KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये अपना हुआ है आज अम्ल व उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो अब बात करते हैं किसकी, पीएच मान, किसकी कि पीएच मान क्या होता है, कि अम्ल का पीएच मान और क्षार का पीएच मान। तो पीएच पैमाना, पहले बात करते हैं पीएच पैमाने की। पीएच पैमाना है वो क्या होता है, तो पीएच पैमाना वह पैमाना जिसके अंदर कि वह पैमाना जो अम्ल व क्षारक की प्रकृति को दर्शाता है या इसकी उपस्थिति बोल सकते हैं, किसको क्या बोल सकते हैं, उपस्थिति को दर्शाता है। तो वो क्या होता है अपना पीएच पैमाना। यदि मैं पीएच पैमाने की बात करूं तो पीएच पैमाना कुछ अपना इस प्रकार से होता है, क्या होता है, इस पर क्या होते हैं, 0 से लेकर के कितने तक नंबरिंग होता है, 14 तक नंबर होते हैं, 0 से 14 तक नंबर इसके ऊपर होते हैं। तो ये क्या होता है, अलग अलग भागों में विभाजित होता है कुछ इस प्रकार से। कुछ इस प्रकार से अपना ये पैमाना होता है कि यहाँ पर अम्ल और क्षार का कैसे पता चलता है, कि जब क्या होता है इस पैमाने के ऊपर क्या डाला जाता है, अम्ल है वो डाला जाता है। तो ये इसका पैमाना, अम्ल का पैमाना कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेकर 7, 0 से 7 के मध्य होता है। तो क्या होता है, वो विलीन होता है, वो क्या होता है अपना अम्लीय विलीन होता है। क्या होता है अपना अम्लीय विलीन होता है। जब मैं क्या करता हूँ 7, जब ये क्या होता है 7 होता है तो वहां पर उदासीन हो जाता है, विलीन कौन सा होता है भी अपना
उदासीन विलयन होता है। और बात करूँ यदि मैं किसके 7 से 14 तक की, 14 तक ये विलयन क्या होता है, अपना क्षारीय विलयन को प्रदर्शित है वो करता है, क्षारीय विलयन को प्रदर्शित है वो करता है। तो यहाँ पर ये कौन सा विलयन हो गया, अपना उदासीन विलयन हो जाता है। कौन सा हो जाता है, अपना उदासीन हो जाता है। और इसके बीच में 0 से लेकर 7 के मध्य में यदि कोई जाता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, ये अपना विलयन होता है अम्लीय होता है। यहाँ पर कौन सा होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, तो ये है अपना किसका, पीएच पैमाना, गणितीय मान की। तो एक बात मैं बता दूँ इसके अंदर कि इसका जो पीएच पैमाना है, इसका निर्माण किया था लॉरेंस नामक वैज्ञानिक ने। किसने किया था भी, लॉरेंस नामक कौन था, एक वैज्ञानिक था जिसने इस पीएच स्केल के बारे में बताया था। तो पीएच स्केल का क्या काम होता है, पीएच स्केल होता है वो किसी विलयन की अम्लता या सांद्रता को क्या करता है, प्रदर्शित है, या उसकी अम्लीयता या उसकी क्षारीयता को क्या करता है, प्रदर्शित है वो कर देता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपने इसकी पीएच की गणितीय रूप। पीएच का गणितीय रूप क्या होता है, पीएच का गणितीय रूप, पीएच का गणितीय रूप कि पीएच मान है वो कैसे क्या होते हैं। तो पीएच मान क्या होते हैं, पी ऐसे लिखा जाता है इसके अंदर, पी माइनस क्या होते हैं, लोगरिथम क्या होता है, लॉग 10 किसका होता है, ये H प्लस आयन का होता है। किसका होता है, H प्लस आयन का, यानी कि अम्ल के अंदर। तो अम्ल के अंदर तो किसी विलयन, इसको अपने इसका क्या बोलेंगे इसे, कि किसी विलयन का पीएच अम्ल, किसी विलयन का पीएच मान, किसी विलयन का पीएच मान अम्ल के अंदर H प्लस आयन, आयन सांद्रण, H प्लस आयन सांद्रण के, H प्लस आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणन के बराबर होता है, लघुगणन के बराबर होता है। तो किसी विलयन का पीएच मान अम्ल के अंदर क्या होता है, H प्लस आयन के सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणन के बराबर होता है। तो ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि ऋणात्मक के लघुगणन के H प्लस आयन के बराबर है वो होता है। तो इसी प्रकार जो POH होता है, वो POH होता है वो किसके, उसके लघुगणन के बराबर होता है, वो उसके अंदर OH माइनस आयन के लघुगणन के बराबर होता है। तो यहाँ पर यही बात इसके अंदर भी देख सकते हैं, किसके लिए, ये क्षारक के लिए होता है। ये किसके लिए है अभी, अपना क्षारक के लिए इसका लघुगणन मान होता है, ये इतना होता है लघुगणन। तो किसी विलयन क्या लिखेंगे, किसी विलयन का POH मान उस विलयन के, क्या है, उस विलयन की OH माइनस आयन के सांद्रण के लघुगणन, आयन के सांद्रण के ऋणात्मक मान, किसके ऋणात्मक लघुगणन के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये मैंने आपको बता दिया पीएच का, इसका जो गणितीय रूप है वो अपने बात कर ली यहाँ पर। ठीक है जी, तो यहाँ पर H प्लस आयन है, उसको मैंने याद करना है कि यहाँ पर मैंने क्या करूँ, यदि मैं यहाँ पर इसकी पीएच मान और POH मान यानी कि अम्ल और क्षार दोनों का पीएच की बात करूँ तो ये कितना होता है,
14 होता है। किसके बराबर होता है? 14 के बराबर होता है। यहाँ पर जो H+ आयन है उसका जो बात करता हूँ तो उसका pH में देख सकता हूँ कितना, 10⁻⁻⁻, pOH के बराबर है वो होता है, pH के बराबर है वो होता है। ठीक है, तो ये अपनी बात है वो हम कर चुके। तो आगे अब हम पढ़ते हैं कि दैनिक जीवन के अंदर इस पीएच का क्या महत्व है, इसका दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, कि दैनिक जीवन में ये पीएच है वो कहाँ काम आता है। तो क्या होता है कि जो मिट्टी, क्या होता है, जो मिट्टी जिसमें अपने क्या करते हैं, फसल को उगाते हैं ना, फसल उगाने के लिए, तो वो मिट्टी की पीएच मान की जांच, मिट्टी के पीएच मान, मिट्टी के पीएच मान की जांच के लिए अपने इसका उपयोग किया जाता है। मिट्टी के पीएच मान का जो क्या है, फसलों के लिए उपयोगी है, जो क्या है, फसल के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, तो फिर नंबर 2 बात जो क्या होते हैं, अच्छी फसल के लिए, अच्छी फसल के लिए पीएच मान कितना होना चाहिए, अच्छी फसल के लिए, अच्छी फसल के लिए पीएच, अच्छी फसल के लिए जो पीएच है वो मान कितना होना चाहिए, 7 क्या होना चाहिए, 7 में लगभग मान होना चाहिए, 7 के लगभग क्या होना चाहिए, मान है वो होना चाहिए। पीएच मान किसका, मिट्टी का, मिट्टी का पीएच मान, क्योंकि अच्छी फसल के लिए कितना होना चाहिए, 7 के लगभग बराबर होना चाहिए। फिर आता है नंबर 3 बात कि जलीय जीवों के लिए भी पीएच आवश्यक है। इसके लिए जलीय जीवों के लिए, जलीय जीवों के लिए, जलीय जीवों के लिए भी पीएच क्या होते हैं, अनुकूल है। पीएच क्या होते हैं, अनुकूल होते हैं। फिर नंबर 4 बात करूं इसके लिए, एक मुंह का पीएच, इसके जो मुंह का जो पीएच, अपने जो मुंह का भी पीएच है, कुछ ना कुछ पीएच होता है। ये क्या करता है, इसी पीएच की वजह से ही अपने को क्या करता है, पता चलता है, जो क्या होता है, कम हो जाता है, अम्ल का जो क्या हो जाता है, पीएच है वो कम हो जाता है। तो उसको कम करने कैसे बढ़ाते हैं, अम्ल जो अपने मुख के पीएच में अपने को क्या होता है, कई बार अपने दांतों के क्या होता है, वाइट कलर की जो परत है वो चढ़ जाती है, तो वो क्या हो जाता है, वहाँ पर पीएच का मान क्या हो जाता है, अपने मुख का जो पीएच है वो क्या होता है, कम हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं, टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं, जिससे अपने मुंह का पीएच क्या हो जाता है, पीएच बराबर हो जाता है, जिससे पीएच क्या हो जाता है, अपने मुख का जो पीएच है वो क्या हो जाता है, भी बराबर हो जाता है। तो लाल चींटी के डंक में आपको बता देता हूँ कि लाल चींटी के डंक में क्या होता है, फार्मिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, फार्मिक अम्ल होता है। और जिसके ऊपर अपने क्या करते हैं, जैसे ही फार्मिक एसिड की सूत्र की बात करूँ तो COOH इसका सूत्र होता है। तो जब जलन होती है तो जलन को दूर करने के लिए, जलन को यहाँ दूर करने के लिए मैं शार्प यानी कि क्या करता हूँ, इसके ऊपर टूथपेस्ट को लगा देता हूँ। तो ये किसकी वजह से होता है, ये सारा का सारा पीएच की वजह से होता है। तो यदि बात पूछ ली जाए कि अमन दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, तो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व है, मिट्टी के पीएच मान की जांच कर सकते हैं। और मिट्टी की असल फसल के लिए सबसे उपयोगी लगभग पीएच मान मिट्टी का कितना होना चाहिए, लगभग 7 के बराबर है वो होना चाहिए, तभी अपने को क्या मिलती है, अच्छी फसल है वो उत्पन्न अपने से कर सकते हैं। तो जलीय जीवों के लिए भी ये क्या है, अनुकूल है। फिर मुंह का पीएच सबसे कम होता है ना। वैसे तो पीएच
क्या होता है, कम हो जाता है, तो अपन क्या कर लेते हैं, टूथपेस्ट का उपयोग करके अपने जो है अपनी मुख का जो पीएच है वो क्या कर लेते हैं, अपने बराबर है वो कर लेते हैं। तो अभी मैं बात करता हूँ आगे इसके। तो आगे मैं बात करता हूँ इसके जल के आयनिक गुणनफल की। किसके? जल के आयनिक गुणनफल की। जल का आयनिक गुणनफल है वो क्या होता है? जल का आयनिक गुणनफल है वो क्या होता है कि जल में उपस्थित क्या होते हैं कि जल में उपस्थित H+ आयन, कि जल में उपस्थित क्या होते हैं, जो H+ आयन है या H+ सांद्रण, H+ सांद्रण, H+ सांद्रण व हाइड्रोक्साइड आयन, व कौन से? हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण, सांद्रण को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होता है कि ये कुछ इस प्रकार से H+OH- आयन में ये टूटा होता है, इसके गुणनफल को बोला जाता है। ठीक है, यही बात लिखी हुई है मैंने कि जल की उपस्थिति के अंदर H+ आयन का सांद्रण और हाइड्रोक्साइड आयन का जो सांद्रण है उसे अपने बोलते हैं जल का आयनिक गुणनफल। तो इसका अभी भी मैंने बताया था आपको कितना होता है, इसका 10⁻⁷ इंटू इसका कितना होता है 10⁻⁷। तो लगभग जल का पीएच मान होता है वो कितना होता है 10⁻⁴ क्या होता है मोल प्रति लीटर इसका पीएच है वो होता है। तो ये अच्छे से पता लगा होगा कि जल के आयनिक गुणनफल का क्या मतलब है कि इसके अंदर जल में उपस्थित H+ आयन का सांद्रण और हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रण, जैसे कि H2O है तो H2O है, ऐसे कैसे टूटता है, ये दो भागों में विभाजित होता है, H+ आयन और OH- आयन से मिलकर क्या होता है ये बनाया वो होता है। ठीक है, तो ये जल का निर्माण होता है। अभी आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके बारे में। अभी बस इसके अंदर अपने थोड़ी ही चीज़ें बाकी हैं करने वाली, इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ अभी कास्टिक सोडा के बारे में। कास्टिक सोडा है वो क्या काम आता है। ठीक है, तो यदि मैं कास्टिक सोडे की रासायनिक या इसके क्या करूँ रासायनिक नाम की बात करूँ, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम, फिर इसका वैज्ञानिक नाम, इसका रासायनिक सूत्र, और फिर बात करेंगे इसको बनाने की विधि की। तो यहाँ पर बात करता हूँ रासायनिक नाम कि जो अपने कास्टिक सोडा है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है अभी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड रासायनिक सूत्र की बात करता हूँ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है। बनाने की विधि, इसको बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक क्या होता है जो एक अभिक्रिया होती है, कौन सी, क्लोर क्षार अभिक्रिया। कौन सी है, क्लोर क्षार अभिक्रिया, जिसका नाम होता है, उसके द्वारा क्या करता है इसके अपने निर्माण है तो करते हैं। कैसे करते हैं कि जैसे मेरे पास में क्या लेता हूँ मैं, कोई एक ऐसा कुछ पात्र है मेरे पास, यहाँ पर क्या लगा होता है, छलनी लगी होती है इसके बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस
प्रकार से मैंने 2 छड़ें लगा दी हैं यहाँ पर इसकी। यहाँ पर इसके अंदर क्या है, इसके अंदर NaCl का विलयन है, यानी कि लवणीय जल। इसके अंदर क्या होता है, लवणीय जल। इसके अंदर क्या होता है भी, लवणीय जल होता है अपना। और जैसे ही मैं क्या करता हूँ, एनोड और कैथोड को क्या करता हूँ, किसी बैटरी के द्वारा संयोजित करता हूँ, जब संयोजित करता हूँ या इसमें क्या करता हूँ, विद्युत धारा प्रवाहित करता हूँ। ये अपना क्या होता है, एनोड होता है। ये क्या होता है, कैथोड होता है। एनोड या कैथोड होता है। तो जब क्या होता है अपने पास, जैसे ही मैंने इसके ऊपर अभिक्रिया करवाई तो एनोड अपना क्या होता है, प्लस चार्ज होता है इसके ऊपर, और इसके ऊपर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। तो Na वाले किसके पास जाएंगे, Na वाले इसके पास प्लस ऐसे दूर जाएंगे। यहाँ कौन से Cl वाले और यहाँ कौन से Na प्लस वाले इसके पास में आ जाएंगे, Na प्लस वाले इसके पास में आ जाएंगे। और यहाँ पर जो जल है वहाँ से क्या निकल जाएगा, अपना OH आयन है वो निकल जाता है, OH आयन है वो निकल जाता है। हाइड्रोजन जो प्लस आयन होगा वो Na के साथ में मिल जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, H प्लस आयन है वो आ जाएगा। लेकिन OH माइनस आयन है उसकी मात्रा यहाँ इसके साथ में मिलने करके अपनी क्या बनाते हैं, NaOH का निर्माण कर देते हैं। और इसी का निर्माण होता है अपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण है वो हो जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया को अपने बोलते हैं क्लोज़-जार अभिक्रिया। इसके उपयोग की बात करता हूँ। उपयोग, इसका उपयोग है वो कहाँ होता है, किसका उपयोग, जो कास्टिक सोडा का उपयोग। तो कास्टिक सोडा का उपयोग किसके रूप में होता है, जल को स्वच्छ करने के लिए, जल को स्वच्छ करने के लिए। फिर 2 नंबर आता है किसके, जो 2 नंबर इसका आता है ये ग्रीस को हटाने के लिए, ग्रीस हटाने के लिए इसका उपयोग है वो किया जाता है। या साबुन या अपमार्जक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसके रूप में, साबुन या अपमार्जक के रूप में भी इसका उपयोग है वो किया जाता है। तो फिर आगे अपने पढ़ते हैं इसके कास्टिक सोडा का अच्छे से नाम पता चल गया होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं विरंजक चूर्ण। कि विरंजक चूर्ण क्या होता है, वैसे ही पढ़ेंगे इसको भी। क्या होता है, रासायनिक नाम इसका क्या होता है, रासायनिक सूत्र इसका क्या होता है, और बनाने की विधि की बात करेंगे, और इसी के अंदर इसके उपयोग की बात करेंगे। तो ये 4 चीजें हमने इसके अंदर पढ़नी है। तो इसका रासायनिक नाम की बात करता हूँ। तो रासायनिक नाम इसका क्या होता है, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है भी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये इसका सूत्र होता है CaOCl2। और बनाने की विधि, जब मैं क्या करूँ, CHO यानी कि बुझा हुआ चूना, अभी ऊपर पढ़ के आए थे अपने, CaOH2 की विक्रिया जब किसके साथ में, जो बुझा हुआ चूना है जब उसकी विक्रिया किसके साथ में, Cl2 यानी कि गैसीय अवस्था में, किस अवस्था में, क्लोरीन है वो गैसीय अवस्था के अंदर, जब ये CH2 ये सॉलिड के अंदर Cl2 होता है, तो इसका निर्माण अपने पास हो जाता है। और प्लस क्या बन जाता है, यहाँ पर जल बन जाता है। यहाँ पर ये क्या बना मेरे पास में, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यहाँ पे बोलते हैं। यहाँ पर क्या बना, ये विरंजक चूर्ण। क्या बना, ये विरंजक चूर्ण बना। ये क्या होता है अपना, बिना बुझा हुआ चूर्ण या बुझा हुआ चूर्ण, जिसे मैं बोलते हैं शुष्क चूर्ण। क्या है, बुझा हुआ चूर्ण।
बुझा हुआ चूना, और ये क्लोरीन गैस। क्या है? क्लोरीन गैस को जब बुझे हुए चूने के अंदर क्लोरीन गैस को प्रोवाइड किया जाता है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण वो हो जाता है। ठीक है, ये बुझा हुआ चूना क्लोरीन और विरंजक चूर्ण प्लस जल है वो बन जाता है। फिर उपयोग की बात कर रहा हूँ तो इसका उपयोग क्या होता है? वस्त्र उद्योग के अंदर। क्या होता है? वस्त्र उद्योग में इसका निर्माण होता है। वस्त्र उद्योग में इसका काम आता है किसके रूप में? कि साफ करने के लिए, जो नए कपड़े बनते हैं उनको साफ करने के लिए इसका उपयोग होता है। नंबर दो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? कागज की फैक्ट्रियों में। कागज की फैक्ट्रियों में, कागज की फैक्ट्रियों में किस रूप में किया जाता है इसका उपयोग? लकड़ी के बुरादे को अलग करने के लिए। इसको लकड़ी के बुरादे को अलग करने के लिए, लकड़ी के बुरादे को अलग करने के लिए, या पीने के पानी में क्या रोगाणुओं को मारने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। पीने के पानी में रोगाणु को मारने के लिए भी उपयोग इसका किया जाता है। ठीक है, तो ये पता लगा विरंजक चूर्ण की बात। विरंजक चूर्ण का निर्माण किससे होता है? अपना बुझा हुआ चूने से। जब बुझे हुए चूने के अंदर क्लोरीन गैस को प्रोवाइड किया जाता है तो विरंजक चूर्ण है वो अपना बन जाता है। अब बात करता हूं मैं इसमें खाने वाले सोडे का। क्या है? खाने वाले सोडे का। खाने वाला सोडा है वो, यानी कि कौन सा? बेकिंग सोडा, जिसका नाम क्या होता है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा है वो कैसे बनता है? ठीक है, बेकिंग सोडा है उसका लेवल, इसकी वही बात पढ़ने वाले हैं। रासायनिक नाम पढ़ेंगे, इसका रासायनिक गुण पढ़ेंगे या रासायनिक सूत्र पढ़ेंगे, और बनाने की विधि पढ़ेंगे इसकी, और इसके उपयोग पढ़ने वाले, और इसके हम क्या पढ़ने वाले हैं? उपयोग पढ़ने वाले। रासायनिक नाम की बात करूं तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में, तो सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो बनाने के लिए क्या करूँगा? सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाने के लिए मेरे को चाहिए किसका? धावन सोडा। क्या चाहिए? धावन सोडा। तो इसको बनाने के लिए धोने वाले सोडे का उपयोग किया जाता है, यानी कि Na2 क्या होता है? Na2CO3 प्लस क्या? H2O और प्लस किसकी? CO2। तो इससे क्या हो जाता है? NaHCO3 का निर्माण है वो हो जाता है। ये अपना होता है अभी धोने का सोडा, यानी कि धावन सोडा। धोने का सोडा ये होता है अभी इसका सूत्र धावन सोडा। ठीक है, ये है अपना जल। ये क्या है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट या कौन सा है अपना? ये होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का निर्माण है अपने इसका कर लेते हैं। तो इसका उपयोग किया जाता है बेकिंग पाउडर बनाने में। इसके बेकिंग पाउडर बनाने में, जिसे अपने बोलते हैं सर्फ। क्या? सर्फ बोलते हैं ना, सर्फ बोलते हैं वहां पर। फिर आता है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? अग्निशामक।
अग्निशामक में आग बुझाने, जैसे आग बुझाने में भी उपयोग किया जाता है इसका। ठीक है, इसका उपयोग किसके में किया जाता है? अग्निशामक में आग बुझाने के लिए इसके अंदर ये CO2 गैस है वो अपने को मिलती है इसके अंदर। फिर बात करता हूँ कि इस धावन सोडे का निर्माण है वो किस प्रकार होता है। तो यही बात इसके अंदर आने वाली कि धावन सोडा है उसका निर्माण है वो किस प्रकार से होता है। तो धावन सोडा या धोने का सोडा क्या बोलते हैं इसे? धावन सोडा या कौन सा है ये? धोने का सोडा। धोने का सोडा। धोने के सोडे का यदि मैं रासायनिक नाम की बात करूं तो सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है इसका? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। डेका हाइड्रेट इसका क्या होता है? नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट इसका नाम होता है। रासायनिक सूत्र की बात करूं तो अभी भी लिखा था Na2CO3 प्लस। इसके पास कितने अणु? इसके पास में 10 अणु किसके होते हैं? भी जल के होते हैं। 10 अणु किसके होते हैं? इसके पास जल के होते हैं। ये बनता है अपना धावन सोडे का सूत्र बनता है। तो इसको बनाने की विधि क्या है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो किसकी उपस्थिति में CO2 को इसके साथ में जैसे ही मिलाया जाता है तो यहाँ पर ये क्या बन जाता है? Na2CO3 प्लस 10 अणु क्या बन जाते हैं? जल के बन जाते हैं। प्लस 10 अणु किसके बन जाते हैं? जल के बन जाते हैं। तो ये बन जाता है अपना धावन सोडा। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता क्या है अपने पास? ये Na2CO3 प्लस 10 अणु जल के ये बन जाता है अपना धोने का सोडा। कौन सा सोडा बन जाता है? धोने का सोडा है वो बन जाता है। फिर बात करता हूँ मैं आगे इसके उपयोग की कि इसका उपयोग कहाँ होता है। तो धोने के सोडे का उपयोग तो पता है किसके रूप में होगा? धोने का सोडा है तो धोने का सोडा है फर्श को साफ करने के लिए, कपड़े साफ करने के लिए, आदि इसका उपयोग है वो किया जाता है। अभी अपना लास्ट टॉपिक रहता है इसके अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो क्या होता है और कैसे इसका निर्माण है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस तो मैं अगर आप रासायनिक सूत्र की बात करूं तो रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम और बनाने की विधि, ये तीनों चीजें पढ़नी है अपने को भी इसके अंदर। ठीक है, तो रासायनिक सूत्र इसका होता है क्या? Na2CO3 प्लस क्या होता है? आधा अणु किसका? जल का होता है इसके अंदर। इसीलिए तो ये क्या होता है? आधा ही अणु इसके अंदर जल का होता है। इसी वजह से ये क्या हो जाता है? अपने जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस करवा देते हैं अपने, जैसे कोई भी हड्डी वगैरह टूट जाती है ना तो उसके ऊपर अपने करवा लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेप करवा लेते हैं। तो उससे क्या हो जाता है? तो हड्डी है वो कुछ समय के बाद क्या होते हैं? बिना हिलने की वजह से क्या होती है? जुड़ जाती है। ठीक है, रासायनिक नाम की बात करूँ तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट। क्या होता है इसका रासायनिक नाम? क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट। CaSO3 CaSO4 CaSO4 प्लस आधा अणु किसके आता है इसके पास में? कैल्शियम SO4। तो कैल्शियम सल्फेट
कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, हेमीहाइड्रेट इसका क्या होता है, रासायनिक नाम होता है। बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, जिप्सम का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, जिप्सम का। बनाने के लिए इसको किसका उपयोग किया जाता है, जिप्सम का उपयोग किया जाता है। जिप्सम को जब क्या किया जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर मतलब 373 केल्विन ताप, केल्विन ताप पर जब गर्म किया जाता है तो ये क्या बन जाता है, CaSO4 प्लस आधा अणु किसका, जल का बना जाता है, प्लस इसके अंदर 3/2 का आधा भाग क्या निकल जाता है, इससे बाहर है वो निकल जाता है। तो यहाँ पर ये क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण है वो हो जाता है। यहाँ पर जिप्सम का सूत्र की बात करें तो जिप्सम होता है मेरा CaSO4 प्लस 2H2O। इसके अंदर क्या होता है, ये इसमें क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो होता है। तो आशा करता हूँ आपको ये फुल चैप्टर वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट